हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन है। एक तो सबसे पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड से रिलेटेड है कि पैसा कहाँ से लेके आए, फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसा कहाँ लगाएं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और जो हमने कमाया उसमें से डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, डिविडेंड डिसीजन। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में कि पैसा कहाँ से लाया जाए। तो पैसा कहाँ से लाएंगे, तो उस वक्त हम कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो बात ये ध्यान रखेंगे, ये तो जाहिर सी बात है कि भाई जहाँ से हमें कम खर्चे में पैसा अवेलेबल हो जाए वहाँ से लेके आएंगे। मतलब जहाँ हमारा ब्याज या कॉस्ट जो भी लग रही है वो कॉस्ट जहाँ कम लगेगी हम पैसा वहाँ से लेके आएंगे। दूसरा बात ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारा कंट्रोल जो वो ज़्यादा डाइल्यूट ना हो। मतलब हम जैसे नए इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो उसके इसके अंदर नए मेंबर बन जाएंगे, तो वो बेचारे जो एग्जिस्टिंग है उनका क्या होगा, जो कंट्रोल है वो कम होगा। रिस्क फैक्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो और भी देखेंगे। क्लियर है? इस चैप्टर के अंदर मेनली तीन डिसीजन है: कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। सर क्या क्या है? देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हम हर कंपोनेंट से कितनी कितनी कॉस्ट लगती है वो कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के अंदर चार थ्योरी है, उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क के बारे में बात करेंगे। है इसमें भी काफ़ी सारे फॉर्मूले। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर। दोनों को साथ साथ में सर क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों का एक जैसा ही। देखिए, समझिएगा, डिबेंचर पे आप क्या दे सकते हैं? एक तो इंटरेस्ट दे सकते हैं, एक तो इंटरेस्ट दे सकते हैं। मतलब जैसे 10% डिबेंचर है तो उस केस के अंदर 100 के ऊपर हम क्या करेंगे, 10 रुपये का ब्याज देंगे। उसके अलावा क्या दिया जा सकता है? उसके अलावा दिया जा सकता है कि हमने जैसे इश्यू किया 100 पे और रिडीम करेंगे 20 पे, तो ये 20 रुपये हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इस 20 रुपये को भी हम क्या करेंगे, हमारी कॉस्ट मानेंगे। समझ पा रहे हैं बात? अब ये 20 रुपये कब के हैं, कब देंगे? एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब एट द एंड ऑफ जिस वक्त ये डिबेंचर रिडीम करेंगे उस वक्त देंगे। समझ पा रहे हैं बात? भाई 100 में डिबेंचर इशू किया, 120 में रिडीम करेंगे। मतलब जब रिडीम करेंगे तब उनको 120 रुपये का भुगतान करेंगे। अब ये 120 रुपये का पेमेंट कब करोगे? जब डिबेंचर रिडीम करोगे। मान लीजिए डिबेंचर जो रिडीम कब करोगे, आज से 10 साल बाद में करोगे। तो ये 20 रुपये का खर्चा तो है, लेकिन ये 20 रुपये का खर्चा क्या एक साल का है क्या? नहीं, ये पूरे 10 सालों का मिला के खर्चा है। तो उस वजह से एक तो ये इंटरेस्ट की कॉस्ट हो गई और एक हो गया रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन। रिडम्पशन वैल्यू मतलब कितने में रिडीम करेंगे, नेट प्रोसीड मतलब आज उसमें कितने आए, डिवाइडेड बाय एन मतलब कि नंबर ऑफ ईयर, कितने सालों के अंदर हम बाद में उसको हम रिडीम करेंगे, मतलब कितने साल तक ये चलेंगे। डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय हो जाएगा। अच्छा, रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। सर फॉर्मूला तो याद कर लेंगे लेकिन समझने वाली अभी बात वो मज़ा नहीं है। देखो मैं अभी बताता हूँ आपको सारा। जैसे एक तो मैंने क्या किया, 100 रुपये का डिबेंचर इशू किया 10% पे। मैंने कहा हर साल 10 10 5 साल के लिए, 3 4 5, 5 साल के लिए 10 10 रुपये के हिसाब से ब्याज दूंगा और लास्ट के अंदर 100 रुपये आपको रिडीम भी कर दूंगा। ये मैंने इस तरीके का आपको कहा कि आप मुझे 100 रुपये दो, मैं 10% वाला आपको क्या करूँगा, डिबेंचर दूंगा। उसमें क्या करूंगा, हर साल आपको 10 10 10 10 रुपये का ब्याज दूंगा, लास्ट में 100 रुपये वापस रिडीम कर दूंगा। मतलब लास्ट में जब 5 साल कंप्लीट हो जाए आप वो कागज का टुकड़ा मुझे ला के देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा और अपना हिसाब नक्की। दूसरा ऑप्शन मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये 100 रुपये मैं 8% ब्याज दूंगा। तो ये 8 8 8 8 8। तो उन्होंने कहा कि क्यों 8 रुपये क्यों? हमने कहा कि चिंता मत करो, लास्ट में 100 की जगह मैं क्या कर दूंगा, आपको 110 रुपये दूंगा। एक बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ पर भी बात क्या है कि 8 8 8 और ये मैंने टोटल 40 रुपये दिए यहाँ एक्स्ट्रा, और ये 10 रुपये यहाँ, टोटल मैंने यहाँ भी कितना दिया, 50 रुपये दिया। समझ पा रहे बात? क्लियर है? तो हम दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, एक तो इंटरेस्ट के रूप में और एक रिडम्पशन पे ज़्यादा देके। लेकिन रिडम्पशन पे ज़्यादा जो 10 रुपये दिए ना, ये एक साल से रिलेटेड नहीं है। इस 10 को क्या करना चाहिए, एक्चुअली हर साल के अंदर 2 2 रुपये का खर्चा लिखना चाहिए, ये ज़्यादा सही है। तो उसी हिसाब से क्या कहा गया
एक तो इंटरेस्ट का कंपोनेंट लगता है और एक रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर कितने साल का है, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा रिडम्पशन वैल्यू। अब समझिएगा, अब आपसे पूछा जाए कि ब्याज कितना लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस वाले केस में, एक तो 8 रुपये का लग रहा है और एक कितना लग रहा है 110 में रिडीम कर रहे हैं और 100 रुपये में इश्यू किया डिवाइडेड बाय 5, ये दो चीज़ें की कॉस्ट लग रही है। हमने कहा कितने पे लग रही है कि 100 पे इश्यू किया और 110 पे रिडीम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन एवरेज हमने कितना पैसा रखा है 105, तो हमने 8 रुपये ये दिए, 2 रुपये ये दिए और ये 105 पे दिए। तो इसके हिसाब से हमने क्या की, ये कॉस्ट कैलकुलेट की कि ऑनलाइन एवरेज हमारे डिबेंचर पे कॉस्ट कितनी लग रही है। तो इस हिसाब से फॉर्मूला बना इंटरेस्ट रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन और रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर यही फॉर्मूला जो प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ इंटरेस्ट की जगह क्या वर्ड आ जाएगा डिविडेंड, प्लस यहाँ भी वैसा हो सकता है रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, रिडम्पशन ज़्यादा पे कर रहे हैं डिवाइडेड बाय एन अपॉन रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। लेकिन डिबेंचर के अंदर इंटरेस्ट का क्या होता है, हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इस वजह से हम यहाँ पर क्या करते हैं 1 माइनस टी करते हैं। 1 माइनस टी मतलब सर ये क्या हुआ, जैसे आपने 10 रुपये का इंटरेस्ट दिया तो 10 रुपये का खर्चा इनकम टैक्स में मान लीजिए अलाउड है, तो उस केस के अंदर 10 रुपये पे कितना हो गया टैक्स 30%, मतलब कि 3 रुपये। 10 रुपये का आपने इंटरेस्ट का दिया, इंटरेस्ट खर्चा हुआ तो आपका इनकम कम हुई तो उसकी वजह से आपको टैक्स का पेमेंट कम करना पड़ेगा। तो यूं तो 10 रुपये दोगे, लेकिन इस 10 रुपये देने की वजह से आपका 3 रुपये का टैक्स जो है वो बच जाएगा, तो अल्टीमेटली कॉस्ट कितनी लग रही है 7 ही लग रही है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है 10 1 माइनस टी, जैसे 23% रेट है तो 1 माइनस 0.3, तो सीधा 7 जो है वो क्या मानी जाती है कॉस्ट मानी जाती है। क्लियर। ये तो है अगर रिडीमेबल है या कन्वर्टिबल है डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर है, तो उस केस के अंदर फॉर्मूले ये होंगे। अगर इरिडीमेबल है तो ये वाला पोर्शन जो है वो हट जाएगा। कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, क्योंकि रिडम्पशन होगा ही नहीं। सर यहाँ डिविडेंड के आगे भी 1 माइनस टी लिखेंगे क्या, नहीं। डिविडेंड के आगे 1 माइनस टी लिखेंगे क्या, नहीं। क्यों सर, क्योंकि इसका कारण ये है कि जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसका जो डिविडेंड दिया जाता है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट का बंटवारा, उसको एक्सपेंस नहीं माना जाता, उसकी वजह से उसमें टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अगर इरिडीमेबल है तो सिर्फ इंटरेस्ट का कॉस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट का कॉस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। यहाँ रिडम्पशन वैल्यू कुछ है ही नहीं, इरिडीमेबल मतलब कंटिन्यू चलता जाएगा। प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल इश्यू हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ फॉर्मूले के लिए अपन जरूर समझेंगे डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। क्लियर। ये तो हो गए जो डिविडेंड की डिबेंचर की जो रेट निकलती है उसे हम क्या कहते हैं केडी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, और सॉरी केडी, और प्रेफरेंस शेयर की जो निकलती है उसे हम क्या कहते हैं के पी। क्लियर है। अगर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर अच्छे से किया है तो आपको पता चल रहा होगा कि फॉर्मूले किस तरीके से बने। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इक्विटी शेयर का और रिटेन अर्निंग का। देखिए रिटेन अर्निंग और इक्विटी शेयर वैसे सेम ही होता है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। डिविडेंड प्राइस अप्रोच जो है, देखिए इक्विटी जो है वो क्या है इनफाइनाइट पीरियड है, इनफाइनाइट पीरियड है, और इनफाइनाइट पीरियड है मतलब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा परपेचुटी। सर ये परपेचुटी क्या होता है, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर देख के ही बाकी चैप्टर देखिएगा ताकि आपको समझ आएगा। परपेचुटी मतलब परपेचुटी में सर क्या फॉर्मूला होता है कि इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट, ये अगर करते हैं तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिलती है। यही फॉर्मूला था, बस ये का ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर हो जाएगा P0। डिविडेंड प्राइस अप्रोच क्या कहती है, सिर्फ डिविडेंड जो है वही शेयर की प्राइस जो वो डिसाइड करता है, तो वो क्या करते हैं D1 लिखते हैं कि इस साल के एंड पे कितना डिविडेंड है, और के इंटरेस्ट की जगह क्या हो जाएगा KE, और ग्रोथ की जगह ग्रोथ रेट। सर एक बार दोबारा बता सकते हैं क्या, देखिए फॉर्मूला क्या है परपेचुटी का इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट माइनस ग्रोथ रेट। यहाँ डिविडेंड जो है डिविडेंड अप्रोच क्या कहती है कि सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी डिविडेंड देती है वही शेयर की प्राइस जो डिसाइड करती है। तो ये क्या कहती है कि अगर शेयर की आज की वैल्यू कैलकुलेट करनी
तो जितने सारे डिविडेंड आप फ्यूचर में देने वाले उन सारों की क्या कर दो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दो। अगर उसमें कोई कांस्टेंट ग्रोथ है, जैसे हम हर साल 2% बढ़ा रहे हैं, 3% बढ़ा रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ग्रोइंग परपेचुएटर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा, इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट। क्लियर है। तो इंस्टॉलमेंट की जगह हो जाएगा D1 और इंटरेस्ट रेट की जगह KE और इसकी जगह ग्रोथ रेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये इस तरीके से करें P0, ये इसके डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, KE माइनस G बराबर D1, KE माइनस G बराबर D1 अपॉन P0, KE बराबर क्या हो जाएगा, D1 अपॉन P0 प्लस ये माइनस का इस साइड आते से प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या है फॉर्मूला, एक अप्रोच इसके जैसे जैसे, लेकिन ये क्या कहती है कि डिसाइड जो करेगा वो अर्निंग करेगा। मान लीजिए, समझिए, आपने शेयर जो है वो उसमें पैसा लिया और आपने वहाँ इन्वेस्ट किया और कुछ आपने पैसा कमाया। अब उस शेयर पे आप कमा रहे हैं मान लीजिए 1 लाख और आप बांट रहे हैं उसमें से 60,000 डिविडेंड के रूप में और 40,000 रिटेन करके रख रहे हैं। डिविडेंड अप्रोच क्या कहती है कि जो आपने 60,000 बांटे ना, सिर्फ वही जो है शेयर की प्राइस डिसाइड करेंगे। और अर्निंग अप्रोच क्या कहते हैं, 1 लाख अगर कमाया है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 लाख में से बांटे कितना, ये जो अर्निंग है ये डिसाइड करेगी कि शेयर की प्राइस क्या होगी। तो इन्होंने क्या कहा कि वही सेम फॉर्मूला P0 जो है वो कैसे डिसाइड होगा, D की जगह क्या कर दो, E कर दो और बाकी ये क्या हो जाएगा, KE माइनस G। और KE कैलकुलेट करना है तो E डिवाइडेड बाय P0 प्लस ग्रोथ रेट। वो सेम फॉर्मूला, सेम ये का ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है सेम यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ D की जगह E लिखा गया। ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा चलता है। सर ये क्या फॉर्मूला, देखिए ये क्या कहता है कि आपको अगर KE कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे। हमने कहा कैसे करें, उन्होंने कहा सबसे पहले आप मार्केट में जाइए और मार्केट में जाके देखिए रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हमने कहा रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या होता है। उन्होंने कहा कि जैसे कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा जमा करवाएगा तो वहाँ तो कोई रिस्क नहीं है। हमने कहा वहाँ कोई रिस्क नहीं, तो आप पता करो कि वहाँ कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। हमने कहा कि गवर्नमेंट में हमने पता किया है, गवर्नमेंट अगर बॉन्ड वगैरह कुछ खरीदते हैं तो 6% का ब्याज मिलता है। उन्होंने कहा ठीक है ये 6% हो गया। क्लियर। अब हमने कहा कि आप वहाँ तो लगा नहीं रहे हो, आप पैसा कहाँ लगा रहे हो, मार्केट में लगा रहे हो, वहाँ रिस्क कितनी। हमने कहा रिस्क जो ज़्यादा है। तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, मार्केट के हिसाब से रेट मांगोगे। हमने कहा तो आप जाके पता करो मार्केट के अंदर रेट कितनी है। भाई मार्केट में रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट में तो पैसा डूबेगा नहीं लेकिन मार्केट में डूब सकता है। आपने पता किया कि मार्केट के अंदर 12% है। तो आपने दो चीज़ें तो इन्होंने पहले पता करने को कहा कि RF, हमने कहा 6%, RM उन्होंने कहा 12%। RF मतलब रिस्क फ्री सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो 6% का ब्याज मिलता है। अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो 12% का रिटर्न मिलता है। फिर इन्होंने कहा कि एक और पता करो बीटा, एक और पता करो बीटा। हमने कहा ये बीटा क्या होता है, तो उन्होंने कहा देखो बीटा जो है वो, बीटा कहाँ बताया, बीटा बीटा हाँ, इन्होंने कहा बीटा जो है ये क्या करता है, ये बीटा रिलेशन बताता है कंपनी व मार्केट का। अब समझिएगा, आपको क्या करना है, किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए कोई भी कंपनी XYZ, किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। अब आपने कहा कि रिस्क फ्री जो है 6%, अगर हम 6 गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाते हैं तो 6% है, मार्केट में लगाते हैं तो 12% है। हमने कहा कि ना हम यहाँ लगा रहे हैं रिस्क फ्री में, ना हम मार्केट में लगा रहे हैं, हम जो है वो क्या कर रहे हैं XYZ लिमिटेड कंपनी में लगा रहे हैं। मार्केट का मतलब क्या हो गया, मतलब ओवरऑल सबको मिला के, जैसे निफ्टी वगैरह हो गए उनके अंदर। तो हमने कहा कि नहीं हम तो किसी पर्टिकुलर कंपनी में लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कंपनी में लगा रहे हो तो अब बीटा चेक करो। हमने कहा बीटा क्या होता है, तो उन्होंने कहा बीटा जो है वो क्या करता है, मार्केट का और कंपनी का रिलेशन बताता है। हमने कहा कैसे,
कि देखो जैसे बीटा है किसी का 1, अगर कंपनी का बीटा 1 है तो इसका मतलब क्या है, हमने कहा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर मान लीजिए 6% ऊपर गया, 6% उसमें ग्रोथ हुई, तो कंपनी में भी क्या होगी, 6% की ग्रोथ होगी। हमने कहा ठीक है। अगर मार्केट 6% से नीचे गिरा तो हम भी क्या करेंगे, हमारी कंपनी के शेयर जो वो भी 6% से नीचे गिरे। हमने कहा अगर बीटा 2 होता तो उन्होंने कहा 6% अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम जो है वो 12% ऊपर जाएंगे। अगर 6% मार्केट नीचे गया तो हम 12% नीचे जाएंगे। हमने कहा ठीक है। अगर -2 हो जाता तो उन्होंने कहा 6% अगर मार्केट ऊपर गया तो आप 12% नीचे जाएंगे, और अगर 6% मार्केट नीचे की साइड में गया आप 12% ऊपर की साइड जाएंगे। तो ये जो है ये क्या करता है, बीटा इस तरीके का रिलेशन बताता है। समझ पा रहे हैं बात? तो इन्होंने क्या कहा, CAPM मेथड कहते हैं इसे, CAPM क्या बोलते हैं, CAPM, CAPM मॉडल। ये क्या कहता है, आप कैसे डिसाइड करो, सबसे पहले लिखो रिस्क फ्री, उसके बाद में लिखो RM माइनस RF, कि मार्केट में जाने के लिए आपको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा। भाई 6% नॉर्मल बिना सिक्योरिटी वाले में, मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो 12% मिल रहा है, तो मार्केट में कितना ज़्यादा मिल रहा है, 6% ज़्यादा मिल रहा है। इस 6% पे भी आपको क्या करना है, बीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिल जाएगी, KE मिल जाएगी। इसे क्या कहा जाता है, मार्केट प्रीमियम। इसे क्या कहा जाता है, मार्केट प्रीमियम। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात? तो ये क्या हो गया, RF बीटा RM माइनस RF, इस तरीके से फॉर्मूला बना गया। समझिएगा इसको, अगर आप पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि भाई 6% RF है, RM है 12% और बीटा है 2। तो ये कैसे डिसाइड करता है कि देखो 6% तो आप मांगोगे ही मांगोगे। भाई अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आप उस कंपनी को कहोगे ना कि भाई तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में करता तो 6% मिलता है, ये तो मुझे दो ही दो। उसने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा अगर मैं मार्केट में जाता हूँ तो मुझे 12% माइनस 6%, 6% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है, एक्स्ट्रा जो है वो रिटर्न मिलता है, ये भी 6% चाहिए। उन्होंने कहा कि ये 6% नहीं, इस 6% पे आपको क्या करना होगा, बीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर 6% बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, दोगुना बढ़ोगे। अगर मार्केट 6% से कम होगा तो आप भी दोगुना कम होंगे। क्लियर है? तो मतलब मार्केट के साथ आपका रिलेशन वो पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से वो अलग हो सकता है, डायरेक्शन अलग हो सकता है। समझिएगा, बीटा जितना ज़्यादा है क्या उतना रिस्क कम है या ज़्यादा है? सर बीटा जितना ज़्यादा उतना रिस्क ज़्यादा है। सर क्यों? यहाँ पर 6% बढ़ रहा है, यहाँ 12% बढ़ रहा है, तो 6% गिरने पे 12% भी तो गिर रहा है। समझ पा रहे हो? एक सीधा रास्ते पे चल रहा है, एक थोड़ा ऐसे ऐसे चल रहा है और एक बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रहा है। ज़्यादा रिस्की कौन है? बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रहा है वो। समझ पा रहे हो बात? तो बीटा जितना ज़्यादा होगा वो ऊपर भी ज़्यादा जाएगा और नीचे भी ज़्यादा जाएगा। तो बीटा ज़्यादा होना मतलब रिस्की ज़्यादा होना। किसी कंपनी का अगर बीटा कम होगा तो वो अगर जैसे 1% ही है तो उस केस के अंदर उसका कितना मिलना चाहिए, अगर किसी का बीटा 1% है मतलब वो मार्केट के साथ साथ चलेगा, तो मार्केट में प्रीमियम 12% तो उसका कितना आना चाहिए, 12%। तो ये 12 माइनस 6 कितना, 6 और 6 12। क्लियर? अगर बीटा 1 है मतलब मार्केट पैरेलल चल रहा है, मतलब मार्केट में जो रिटर्न है वही उसे रिटर्न यहाँ मिलना चाहिए। और इसके बाद में लास्ट जो अप्रोच है, रियलाइज यील्ड अप्रोच, ये क्या कहता है, वो रेट कैलकुलेट करो जिससे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मतलब P0। ये क्या कहता है, रियलाइज यील्ड क्या कहता है कि आप क्या कीजिए, इक्विटी में जो जो आप जीवन भर दोगे उस सब का क्या कीजिए, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, और जिस रेट से ये आपकी आज की रेट वैल्यू के बराबर आ जाए, मतलब जो मार्केट की वैल्यू है या जो आज अगर इशू कर रहे हो जो इशू प्राइस है उसके बराबर आ जाए, वही आपकी क्या कहलाएगी, रियलाइज यील्ड अप्रोच के हिसाब से KE कहलाएगी। सर रिटेन अर्निंग में और इसमें क्या फ़र्क होता है? देखिए रिटेन अर्निंग और इसमें सेम ही होगा, कोई चेंज तो नहीं है, एज इट इज़ ये ऐसा कैसा कॉपी होगा यहाँ पर,
ये जो ये यहाँ पर कॉपी होगा। ये यहाँ पर कॉपी हो गया और ये यहाँ पर कॉपी हो गया। लेकिन एक चीज में फर्क आ सकता है। वो फर्क कहाँ आ सकता है कि अगर फ्लोटिंग चार्जेज हो तो वहां पर थोड़ा सा चेंज आ सकता है। यहाँ पर फ्लोटिंग चार्जेस नहीं होता। फ्लोटिंग चार्जेस क्या होता है? शेयर जब इश्यू करते हो ना, एफ मतलब फ्लोटिंग चार्जेस। फ्लोटिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है? जब आप शेयर इश्यू करते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है, शेयर इशू करते वक्त कुछ खर्चा लगता है, जैसे हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग चार्जेस। जैसे शेयर इशू करने से पहले मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा वगैरह वगैरह सारा, उसे क्या कहते हैं, फ्लोटिंग कॉस्ट कहते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? देखो अभी तक हमने क्या किया, एक एक अलग अलग कंपोनेंट को ले रहे हैं तो उस पर कितनी कॉस्ट लग रही है वो कैलकुलेट किया। कि डिबेंचर लिया तो ये डिबेंचर पे हमने केडी कैलकुलेट कर लिया। प्रेफरेंस जो था उसके हिसाब से हमने प्रेफरेंस की कैपिटल जो है कॉस्ट जो लग रही है वो कैलकुलेट की, वैसे वैसे इक्विटी की कैलकुलेट की। लेकिन अब हम बात करें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कि ओवरऑल कंपनी की टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, जैसे हम किससे लिखते हैं, केओ से। तो इसका फॉर्मूला क्या, ये क्या कहता है कि देखो के डी कितना है, उसका देखो वेट इंटू के पी कितना है और के ई कितना है, वेट ऑफ इक्विटी। सर ये क्या कहा, मतलब समझे नहीं। देखो बहुत आसान है। जैसे जैसे एक कंपनी है जिसमें डिबेंचर जो है वो 1 लाख के, डिबेंचर 1 लाख के, प्रेफरेंस शेयर आपके 2 लाख के और इक्विटी जो है वो आपके 2 लाख के। कॉस्ट जो है वो डिबेंचर पे लग रही मान लीजिए 10%, इस पे लग रही 15% और इस पे लग रही 20%। अब आपसे पूछा जाए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, 10% है जिसका वेट कितना है 1/5, 15% है जिसका वेट कितना है 2/5 और 20% है इसका वेट कितना है 2/5, 1/5, 2/5 और 2/5। तो ये इस तरीके से क्या निकलती है, के ओ निकलती है। क्लियर? इसके बाद में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखिए फॉर्मूलों को आपको याद भी करना होगा, समझ लीजिए, उसके बाद में याद भी करना होगा। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, के ओ इन डिजायर्ड मिक्स। मतलब आप क्या चाहते हैं, डेब्ट कितना हो, आप क्या चाहते हैं प्रेफरेंस शेयर कितना हो, आप क्या चाहते हैं इक्विटी कितना हो, आप क्या चाहते हैं रिटेन अर्निंग कितना हो, उस प्रपोर्शन के अंदर अगर आप के ओ कैलकुलेट करते हो, मतलब ये वेट जो है वो आप क्या करते हो, वेट अगर डिजायर्ड वेट देते हो, वेट जो है वो कौन सा, डिजायर्ड, मतलब आपकी जो इच्छा है, डिजायर्ड वेट देखिए कि वो कैलकुलेट करना, इसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, बाकी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। फिर उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। सर ये क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट? देखिएगा इससे भी कुछ फॉर्मूले हैं। एफएम जो वैसे फॉर्मूला ही है पूरा का पूरा, और उसके हिसाब से इसमें सारी चीज़ें। सबसे पहले तो ये इनकम स्टेटमेंट देखिए, जो कि आपने देख रखा है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। क्या होता है इनकम स्टेटमेंट? सेल्स, उसमें से लेस क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन। उसमें से क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे हम क्या कहते हैं, ईबीआईटी। इसमें से हम लेस क्या करते हैं, इंटरेस्ट, तो हमें क्या मिलता है, ईबीटी। यहाँ तक जो है ईबीटी तक तो आप नॉर्मली करते आए हैं। इसके बाद में क्या होता है, उसमें से टैक्स लेस किया जाता है। ये टैक्स लेस किया तो ईएटी से क्या कहते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर इसमें से क्या कहते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड जो वो लेस करते हैं, और जब प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करते हैं तो ये जो बाकी बचेगी वो अर्निंग किसके लिए होगी, नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर।
इसमें डिवाइड करोगे अगर नंबर ऑफ शेयर्स का, तो आपको क्या मिल जाएगा, ईपीएस मिल जाएगा। एक बार सर दोबारा बताइए। देखिए सेल, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस की तो मिला कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर क्या करोगे, इंटरेस्ट लेस करोगे, क्यों, क्योंकि टैक्स में इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, तो इंटरेस्ट लेस किया तो आ गया अर्निंग आफ्टर, सॉरी ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, की इंटरेस्ट लेस हो चुका है लेकिन टैक्स लेस होना बाकी है, तो फिर आप क्या करोगे, अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। और अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद में आप क्या करोगे, उसमें से अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो लेस कर दोगे, तो बाकी जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करोगे तो आपको ईपीएस मिल जाएगा। सर इससे क्या होगा, देखिए लिवरेज होते हैं तीन तरीके, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। इन तीनों को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उनके फॉर्मूले बने, देखिएगा यहाँ से समझिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग, सर ये क्या है, ऑपरेटिंग लिवरेज जो है ये हो गया ऑपरेटिंग लिवरेज, ये हो गया फाइनेंशियल लिवरेज, और ये हो गया कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। और कंबाइंड का कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअली कंबाइंड का मतलब तो क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मतलब ईबीआईटी से ईबीआईटी जो है वो, ये ईबीआईटी से ईबीआईटी कट गया, और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी बचा। सर ये कर तो रहे हैं लेकिन कर क्यों रहे, अभी बताते हैं, समझाते हैं। देखो सबसे पहले तो ये देखिए कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब समझिएगा, आगे दो वर्ड आएंगे, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। बिजनेस रिस्क जो है वो क्या है, किससे रिलेटेड है, बिजनेस रिस्क, बिजनेस से रिलेटेड है, इसमें कवर होगा फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का ज़्यादा लगना, सेल कम होना, ये सारा किस में आता है, बिजनेस रिस्क में आता है। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या, आपके फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से जो रिस्क आई है, मतलब सर जैसे आपने क्या कर दिया, ज़्यादा ही लोन ले लिया, तो आप कमा तो काफ़ी रहे हैं लेकिन ब्याज ज़्यादा चला जाता है, जैसे इंटरेस्ट का ज़्यादा होना, ये इसमें कवर होगा, तो वो किस में आता है, फाइनेंशियल रिस्क में। तो इसी से दो वर्ड निकले, कौन कौन से, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, तो ये फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करता है और कंट्रीब्यूशन को कंसीडर करता है। और फाइनेंशियल रिस्क जो है वो क्या करता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, मतलब बीच में डिफरेंस किसका है, सिर्फ इंटरेस्ट का है, और कंबाइंड तो इन दोनों का मल्टीप्लाई। सर इससे फर्क क्या पड़ेगा और इससे मतलब क्या होगा, देखो इनका जो मतलब है वो यहाँ है, क्या है सर, अलग पेन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। गौर करने वाली दो बातें, एक तो एरो के निशान जो उल्टे लगाए, और यहाँ पर हम नीचे की साइड में लगा रहते हैं, यहाँ ऊपर की साइड में लगे। सर ये क्या है, इनसे देखो क्या पता चल सकता है, ऑपरेटिंग लिवरेज जो है, ये फाइनेंशियल लिवरेज और ये कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या कहता है, ऑपरेटिंग लिवरेज इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज
चेंज इन सेल्स, ये क्या कहता है, अभी समझाता हूँ मैं ना, पहले एक बार लिख दो। फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और कंबाइंड लीवरेज, तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये तो ईबीआईटी ईबीआईटी चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन। सर अब बताइए, पहली बात तो हमें ये समझनी है ये माथाफोड़ी कर क्यों रहे हैं, क्या है इसका, क्या लॉजिक क्या है। देखिए ये आप कैलकुलेट करते हो ताकि आप क्या कर सको, जैसे आपको कहा कि सेल अगर 10% से इंक्रीज होगी, बताइए हमारा ईबीआईटी कितने से बढ़ेगा या ईपीएस कितने से बढ़ेगा। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट कर रखा है, तो उस केस के अंदर आप 10% अगर सेल के अंदर इंक्रीज है तो आप सीधा बता सकते हैं कि इससे ईबीआईटी कितना चेंज होगा। समझ पा रहे बात। तो ये ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज मदद करते हैं। कैसे, ये ऑपरेटिंग लीवरेज क्या कहता है कि ऑपरेटिंग लीवरेज किसके बराबर होगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो 2 है और सेल जो है वो 10% से बढ़ने वाली है अगर, तो उस केस के अंदर बताइए कि ईबीआईटी में क्या चेंज आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज की जगह रखिए 2 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, जो कितना है 10% है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना आएगा 20%। आपको पूरा स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं, आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसा वैसा फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज का भी इस्तेमाल होता है। कंबाइंड लीवरेज जो है वो सीधा ईपीएस और सेल्स में रिश्ता बना देता है, और फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो ईपीएस और ईबीआईटी में बनाता है। इस तरीके से इनके रिलेशन होते हैं। ये 2 वर्ड है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ईबीआईटी का वो लेवल। देखिए आपके क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये समझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर भी अगर आपके पास लगता है कि टाइम है और एग्ज़ाम जो अभी आगे है, तो उस केस के अंदर अगर आपको ऐसा लगता है, तो उस केस के अंदर आप ये जो डिटेल के अंदर जो बता रखे हैं ना, वो लेक्चर्स आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डिटेल में भी देख सकते हैं। वहाँ पर पूरा फॉर्मूला जो खोल खोल के बता रखा है, लेकिन वो जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के लिए बना रखा है, तो उस वजह से उसको डिटेल बताए, क्योंकि आपके फॉर्मूले ही आएंगे एमसीक्यू के अंदर। और दूसरा एफएम जो वो इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इस वजह से हमने क्या किया, इसको शॉर्ट एंड स्वीट रखा। अल्टीमेटली जितना आपको याद रखना है उतने तक का पोर्शन रखा गया। बाकी समझना चाहे तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है टाइम के हिसाब से। ईबीआईटी का वो लेवल जहाँ पर ईपीएस 0 शून्य हो, वो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है कि ईबीआईटी का वो लेवल जहाँ पर आपका ईपीएस जो वो 0 हो। तो ईपीएस आप क्या रखोगे, ईपीएस जो वो 0 रख के आप सारी कैलकुलेशन करोगे कि ईपीएस अगर 0 चाहिए तो यहाँ पर कितना कितना होना चाहिए, ईबीआईटी कितना होना चाहिए। क्लियर। इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, अगर 2 अल्टरनेटिव है तो ईबीआईटी का वो लेवल जहाँ से दोनों का पीएस सेम हो। सर मतलब नहीं समझे, देखो हम चाहे तो डेब्ट से ले सकते हैं, हम चाहे तो इक्विटी से ले सकते हैं, हम चाहे तो प्रेफरेंस से लेते हैं। हमने एक ऑप्शन बनाया कि हम क्या करें, पैसा जो डेब्ट और प्रेफरेंस से लें। एक हमने बनाया प्रेफरेंस और इक्विटी से ले, 2 ऑप्शन है। अब दोनों से ईपीएस अलग अलग आएगा, तो ये क्या कहता है, ईबीआईटी का वो लेवल जहां से दोनों अल्टरनेटिव से दोनों अल्टरनेटिव से जो ईपीएस जो वो सेम आएगा, वो क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट। तो ईबीआईटी का वो लेवल जहां पर दोनों ऑप्शन से ईपीएस जो वो सेम आएगा, वो क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट। क्लियर है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, सर ये क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज क्या है। अब देखिए अलग अलग लोग आए और अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। सर जैसे
किसी ने कहा कि आप क्या कीजिए, अपने कैपिटल में डेप्ट को ज़्यादा रखिए, किसी ने कहा कि कम रखिए, वगैरह वगैरह सारी बातें बताई। किसी ने कहा डेप्ट ज़्यादा रखोगे तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, किसी ने कहा डेप्ट कम रखोगे तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, वगैरह वगैरह ये सारी चीज़। तो उससे रिलेटेड 4 थ्योरीज दी गई है। सबसे पहली जो है 2 थ्योरीज, उनको क्या कहा गया, रिलेवेंस थ्योरी, और 2 थ्योरी जो उनको इररिलेवेंस थ्योरी। रिलेवेंस थ्योरी क्या कहती है कि डेप्ट एवं इक्विटी मिक्स चेंज करने से फर्म की वैल्यू चेंज होगी। इररिलेवेंस क्या कहता है कि जस्ट इसका ऑपोजिट, कि डेप्ट और इक्विटी की चाहो जो वैल्यू रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज नहीं होगी। सर मतलब बता दीजिए, अभी पूरा समझ नहीं आया अच्छे से। देखिए ये दोनों अप्रोच जो है रिलेवेंस वाले, इन्होंने क्या कहा कि अगर आप डेप्ट जो है वो ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, इक्विटी की ज़्यादा या कम करेंगे, इन दोनों का मिक्स चेंज करेंगे, तो फर्म की वैल्यू या तो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, मतलब चेंज जरूर होगी। और इररिलेवेंस वाले ने क्या कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैपिटल में कितना ज़्यादा कितना कम। अब समझाइए सर इन चारों अप्रोच को। नेट इनकम अप्रोच ने क्या कहा कि डेप्ट ज़्यादा होगा तो फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी। पूछा इससे कि भाई बता कैसे, तूने क्यों कहा कि डेप्ट ज़्यादा होगा तो फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी। उन्होंने कहा देखो डेप्ट पे जो ब्याज दोगे वो हमेशा कम दोगे। हमने कहा हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि उनको रिस्क कम है, इस वजह से उनको ब्याज कम दिया जाता है। उन्होंने कहा कहाँ सही बात है, डेप्ट जो होगा तो ब्याज कम देंगे। तो इन्होंने कहा कमाओगे तो उस पर भी उतना ही, भाई पैसा अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हो या इक्विटी से लेके इन्वेस्ट कर रहे हो, कमा तो दोनों जगह सेम रहे हो। हमने कहा बात तो सही है। उन्होंने कहा डेप्ट पे क्या कर रहे हो आप, ब्याज ब्याज कम लग रहा है और कमा उतना ही रहे हो। इक्विटी पे जो है, इक्विटी जो इसने इन्वेस्ट कर रखा है वो ज़्यादा मांग रहा है, उसने जो पैसा लगा रखा है वो ज़्यादा मांग रहा है, और उस पर भी कमा सेम ही रहे। तो डेप्ट जैसे 8% लग रहा है उस पर ब्याज और कमा रहे हो 20%, तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, 20% कमाया, 8% इसको दिया, जो 12% बचा ये क्या होगी, फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। तो ये क्या कहता है, डेप्ट जितना बढ़ाएंगे उतना आपकी क्या होगी, फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि डेप्ट पे कॉस्ट कम लग रही है, इस वजह से आपको क्या होगा, हमेशा फायदा होगा। लेकिन इसके बाद में एक इसके जैसी जैसे आएगी ट्रेडिशनल अप्रोच, उसने क्या कहा, इसने कहा कि ये तो बात सही है, डेप्ट ज्यादा होगा तो फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी, बट एक लिमिट तक, उसके बाद बस कम होना शुरू हो जाएगी। हमने कहा ऐसा क्यों, एक टाइम तक बढ़ेगी और फिर वापस कम होना शुरू हो जाएगी, ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा देखो अगर जैसे 12% रिटर्न है और डेप्ट पे 8% है, आपने डेप्ट लिया डेप्ट लिया डेप्ट लिया, अब बहुत ज़्यादा डेप्ट ले लिया तो डेप्ट जो है उनकी रिस्क क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई इक्विटी बहुत कम और डेप्ट जो है वो ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर अगर आप लोन पे ही खेल रहे हैं पूरा का पूरा, तो क्या आपकी रिस्क बढ़ेगी क्या, हाँ जी रिस्क बढ़ेगी। और जब रिस्क बढ़ेगी तो वहाँ पर ब्याज की रेट बढ़ाएंगे क्या, हाँ जी सर बढ़ाएंगे। वही आदमी वही बैंक से पैसा लेने के लिए जाए, एक टाइम के अंदर उसमें 8% ब्याज है और 12% ब्याज है, 15% ब्याज है, अलग अलग रेट है। कैसे, एक आदमी बेरोजगार है और वो जाके सरकार से पैसा मांगे, बैंक से पैसा मांगे, बैंक वाले उससे ब्याज लेंगे मान लीजिए 18%। वहीं पर उसके पास प्राइवेट जॉब आ जाती है, उस पर ब्याज कितना लेंगे, मान लीजिए 14%। वहीं पर उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, उससे ब्याज कितना लिया जाएगा, 8%। सर क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है, रिस्क नहीं है। गवर्नमेंट जॉब है मतलब पक्का है कि भाई पैसा कहीं नहीं जाना है, इसकी सैलरी आएगी उसमें से पैसा काटना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्राइवेट है, सिक्योर है, लेकिन 100% नहीं है तो थोड़ा ब्याज ज़्यादा। और बेरोजगार है
तो उसमें पता नहीं पैसा आएगा या नहीं आएगा, या एंटरप्रेन्योर तो उस केस के अंदर भी अगर सॉलिड रिटर्न नहीं है उसके तो उस केस के अंदर ब्याज ज़्यादा लगेगा। तो इसने क्या कहा कि फर्म की वैल्यू बढ़ेगा लेकिन डेप्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो रिस्की हो जाएगा, और रिस्की हो जाएगा तो फिर डेप्ट जो डिबेंचर होल्डर वो अपनी ब्याज की रेट जो बढ़ा देंगे। तो अल्टीमेटली जैसे ब्याज की रेट जैसे अब कमा रहे हैं 20% और उन्होंने ब्याज वो ले रहे हैं अपने से 24%, तो अल्टीमेटली वैल्यू वापस क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद में दो आए जिन्होंने कहा कि इररिलेवेंस थ्योरी। उन्होंने कहा डेप्ट इक्विटी के मिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डेप्ट ज़्यादा लो चाहे इक्विटी ज़्यादा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेट ऑपरेटिंग ने क्या क्या कहा, अगर डेप्ट कम ब्याज लेगा तो बदले में तो बचा हुआ इक्विटी वाले मांगेंगे। डेप्ट ज़्यादा तो इक्विटी वाले कम मांगे। मतलब सर देखिए इसने क्या कहा कि भाई देखो आपने सही कहा, सब कुछ हम आपकी बात मानते हैं कि डेप्ट जो है वो ज़्यादा हुआ तो उस केस के अंदर डेप्ट वालों को अगर मान लीजिए उसको ब्याज कम दे रहे हो, डेप्ट को ब्याज कम दोगे तो जो बचेगा वो कौन मांगना शुरू कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर। अल्टीमेटली फर्म की तो वो सिचुएशन रहेगी। ये कह रहा है कि जैसे डेप्ट पे आपने 8% दिया, कमा रहे 20%, तो ये 12% जो बचेगा, ये 12% फर्म पे नहीं बचेगा, इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा मांगना शुरू कर देंगे। अगर डेप्ट के बच कम रहा है, जैसे वो 16% ब्याज लगा रहे हैं और 20% कमा रहे हैं, सिर्फ 4% बच रहा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को पता है कि ये कमाई कम रहे हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर जो वो कम मांगने लगे। तो ये कहते हैं कि अल्टीमेटली डेप्ट से कुछ फायदा होगा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर ले लेगा, और डेप्ट से अगर कोई नुकसान होगा तो भी वो इक्विटी शेयर होल्डर। तो अल्टीमेटली आपस में एडजस्ट करेंगे, फर्म की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। मोदी गिलन एंड मिलर अप्रोच ने क्या किया, इसी इररिलेवेंस थ्योरी को क्या किया था, नेट ऑपरेटिंग वाले को प्रूव करके बताया था। दो अप्रोच दी थी 1958 में जो इसने एजम्पशन ली उसके अंदर क्या कहा था कि हम मान रहे हैं कि किसी देश के अंदर कोई टैक्स सिस्टम नहीं है। लोगों ने फिर कहा कि ऐसा थोड़ी होता है, टैक्स सिस्टम ना हो, तो उसने फिर 1963 के अंदर क्या किया, इनको प्रूव करके बताया कि फर्म की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और इसको प्रूव किसके जरिए करवाया था इसने, आर्बिट्रेज के जरिए। प्रूव किया। सर आर्बिट्रेज क्या होता है, देखिए जैसे वही चीज यही रिमोट जो है एक जगह 100 में खरीदा जाए, सॉरी एक जगह 100 में बिक रहा है और एक जगह 120 में बिक रहा है, और इन दोनों के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो मान लीजिए 5 रुपये, तो ये सीधा मुनाफा दिख रहा है। यहाँ से 100 में लो, 5 रुपये कॉस्ट लगाओ और 120 में बेचो, तो यहाँ 15 रुपये का साफ मुनाफा है, तो मुझे दिखेगा, मैं करूँगा। फिर ऐसा कैसा मुनाफा सबको दिखेगा, बहुत सारे आएंगे बायर, और अल्टीमेटली इन दोनों मार्केट से प्राइस जो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यहाँ 115 हो जाएगी और यहाँ 120 हो जाएगी, ताकि 5 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन और यहाँ पर खर्चा जो वो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं रहेगा। इस वजह से जो भी इंडस्ट्री में पहले जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो एक टाइम के बाद उसके अंदर लिमिटेड प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। फिर ये बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, और ये इस तरीके का आपका अल्टीमेटली देखिए दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर आप चाहें तो यहाँ से सीधा फॉर्मूला याद करके अपना काम बैठा सकते हैं, क्योंकि आपका जो MCQ बेस्ड जो एग्जाम होगा उसके अंदर सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। या तो ऐसा भी कर सकते हैं, और अगर आपको चाहते हैं कि नहीं यार मुझसे रटा नहीं जाता, मुझे तो पूरा अच्छे से समझना ही है, तो उस केस के अंदर आप चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर फाइनेंशियल डिसीजन का जो चैप्टर देखेंगे, जिसको यही जो क्लास है जस्ट डबल टाइम के अंदर कर रखी है, तो वहाँ से आपको पूरा डिटेल में भी समझ आ सकता है। मतलब ये फॉर्मूले किस तरीके से बने, एक से एक चीज़ जो बता रखी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। टाइम के कम है उस हिसाब से आपके पास ये जो है, अगर शॉर्ट के अंदर करना है तो ये भी ऑप्शन है, और अगर अच्छे से समझना है तो उस केस के अंदर वो वाला ऑप्शन है। ये टाइम के ऊपर है और आपका खुद का डिसीजन है कि जो आप चाहे वैसा कर सकते हैं। MCQ के हिसाब से रटना भी ज़्यादा सही है, क्योंकि
टाइम कम है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये भी सही है। और समझने वाला अगर पूरा देखेंगे तो समझने वाला कम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। वैसे इतना चीज़ है, अगर इसको आप रट लोगे, मतलब एक बार देख के फिर आप समझ लोगे सही तरीके से, और फिर 1-2 बार आप वापस रिवाइज़ करोगे तो ये रट याद हो जाएँगे। देखिए रटना कोई गुनाह नहीं है, जो आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर आएगा, उस एग्ज़ाम पेपर के हिसाब से रटना सही है। समझने, सिर्फ समझने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि वहाँ पर सीधा फ़ॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर रटा हुआ ज़्यादा काम आएगा, ज़्यादा जल्दी होगा। क्लियर? यहीं पर अगर कुछ एग्जाम इस तरीके का होता है जिसके अंदर कुछ यूज हो सकता है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन बनाया जा सकता है जिसमें कुछ माइंड का एप्लीकेशन हो, ऐसे तरीके का बनाया जा सकता है, तो मैं इनको सारों को पूरा डिटेल में समझाता भी, लेकिन आपका जैसा पैटर्न है उस हिसाब से ये सही है। क्लियर? तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।